नमस्कार, लाइव इंडिया हर पल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काजल मेहता। आज बिहार के जो लोकसभा चुनाव के सफरनामे में पाटलिपुत्र है हमारे कोटे में। जानेंगे पाटलिपुत्र के बारे में विशेष बातों को और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव को लेकर के सफर को भी देखेंगे पाटलिपुत्र का। शुरुआत करते हैं। पाटलिपुत्र लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र भारत के 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। यह निर्वाचन क्षेत्र बिहार में पटना जिले में स्थित है। 2008 तक बिहार की राजधानी पटना के लिए केवल एक लोकसभा सीट थी। उस वर्ष हुए पुनर्गठन में शहर को 2 सीटें दी गई, जिनका नाम पाटलिपुत्र और पटना साहिब रखा गया। पाटलिपुत्र निर्वाचन क्षेत्र में कुल 16.5 लाख मतदाता है, जिसमें से 4 लाख राजपूत है, 4 लाख यादव है और 3 लाख भूमिहार है। और वहीं कुछ ब्राह्मण की भी संख्या है और साथ ही साथ 1.7 लाख कुर्मी है। वहीं 1.7 लाख कोयरी भी है, 1.5 लाख मुस्लिम है, बाकी दलित मतदाता शामिल है। वर्तमान की अगर बात की जाए तो पाटलिपुत्र लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र इसमें शामिल है, जिसमें कि दानापुर है, मनेर है, फुलवारी, मसौढ़ी, पालीगंज और बिक्रम। यह 6 विधानसभा क्षेत्र पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में शामिल है। बात की जाए परिसीमन के बाद पाटलिपुत्र लोकसभा सीट बनी और 2009 में पहला चुनाव हुआ। इस चुनाव में जदयू के टिकट पर रंजन प्रसाद यादव ने चुनाव लड़ते हुए जीत हासिल की थी। इनके खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव खुद थे, लेकिन लालू यहां से चुनाव हार गए। फिर इस सीट से 2014 में बीजेपी ने यहां से रामकृपाल यादव को टिकट दिया। रामकृपाल यादव के खिलाफ लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती थी, लेकिन मीसा भारती यह चुनाव हार गई। यहां से रामकृपाल यादव को 47.3% वोट मिले थे। इनके खिलाफ बिहार की पूर्व सीएम लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती, राष्ट्रीय जनता दल की नेता मीसा भारती थी, वो भी उनसे हार गई थी। वहीं अगर हम 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो पाटलिपुत्र सीट जो है सबकी नजरों में हर बार की तरह चढ़ गया है, क्योंकि बीते 2 चुनावों में यहां से पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव विजयी रहे। उन्होंने 2019 में राजद सुप्रीमो लालू यादव की बेटी मीसा भारती को पछाड़ा था। वहीं दूसरी बार भी रामकृपाल यादव ही विजय रहे 2014 में। बात की जाए 2014 तक की तो राजद के प्रभावी नेता हुआ करते थे रामकृपाल यादव। उन्हें लालू परिवार का करीबी भी माना जाता था। हालांकि 2014 के बाद तस्वीरें बदल गई। वहीं नज़दीकियों की बात की जाए तो ये कह पाना मुश्किल है कि जो मौजूदा स्थिति है उसमें नज़दीकियों की बात को अगर निकाला जाए तो कुछ भी कह पाना इस वक्त मुश्किल है। वहीं 2014 में 2024 के लोकसभा की बात करें, यहाँ की सीट की बात करें तो एनडीए ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, लेकिन महागठबंधन अब तक सवालों के घेरे में है। और सूत्रों की माने तो सूत्रों के अनुसार इस बार लालू प्रसाद यादव की बेटी उतरने वाली है मैदान में फिर से एक बार। इन्हीं सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज के सफरनामे में हमारे साथ पटना से सहयोगी संजय जुड़ चुके हैं। संजय, लगातार जो है चुनाव को लेकर के, सीटों को लेकर के घमासान मचा हुआ है बिहार में भी, तो ऐसे में पाटलिपुत्र की स्थितियों को हमारे दर्शकों के सामने रखें। संजय, देखिए, पाटलिपुत्र का नाम है वो कई नामों से जाना जाता है। पाटलिपुत्र का इतिहास काफी रहा है और सबसे बड़ी बात यह है काजल की ये ग्रामीण क्षेत्रों में आता है। खास तौर पर पाटलिपुत्र पटना के सटे है और बात करें तो दानापुर, बिहटा, बिक्रम, पालीगंज, मसौढ़ी, ये तमाम जो क्षेत्र हैं, विधानसभा क्षेत्र हैं, 6 विधानसभा है, वहां पे आते हैं। और 6 विधानसभा में कहीं ना कहीं एक ग्रामीण इलाका है। खास तौर पर अभी भी ये जगह पिछड़ा हुआ जगह है। भले इसे राजधानी में रखा गया है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी ये पिछड़ा हुआ है। यहाँ पर कई सांसद आए चुनकर, लेकिन अभी भी खास तौर पर दियरा का इलाका ये पड़ता है। जब गंगा का पानी बढ़ता है, गंगा का जलस्तर बढ़ता है, तो गंगा के इस पार रहने वाले या गंगा के उस पार रहने वाले लोग जो है दियरा में वो डूब जाते हैं और पलायन करने पर मजबूर हो जाते हैं। क्योंकि जो ग्रामीण इलाके हैं मनेर, वहां पर खास तौर पर सबसे ज्यादा उपज जो है खेती गोभी की होती है और खास तौर पर किसानों को देखा जाए तो किसानी वहां पर ज्यादातर देखी जाती है ग्रामीण इलाकों में।
मनेर सबसे ज्यादा फेमस है वहां पे दरगाह के नामों से। जो दरगाह है वहां पे मनेर में, उस नाम से मनेर जो है फेमस है। और मनेर की सबसे खासियत है, मनेर का लड्डू लोग काफी बेहद पसंद करते हैं। वहां की लोग खान पान की चीजों पर ज्यादातर बात करें तो काजल, कि वहां पर ये इसके लिए फेमस है मनेर। और मनेर में लोग मनेर के लड्डू जो है पूरे देश और विदेशों में ये फेमस है। तो इस नाम से मनेर वहां पर फेमस है। और पाटलिपुत्र जो है उसकी इतिहास भी रही है, और इतिहास कई मायनों में उसका देखा जाता है। और इसके लिए लगातार रामकृपाल यादव जो वहां से सांसद हैं, 2 बार से सांसद जीत कर आ रहे हैं। पहले वो लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी वाले में से नेता थे। रामकृपाल यादव को लालू यादव हनुमान मानते थे अपने। लेकिन जब उन्हें सीट नहीं मिला, पाटलिपुत्रा से चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला, मीशा भारती को दी गई थी राजद की तरफ से, यानी लालू प्रसाद यादव ने अपनी बेटी मीशा भारती को खड़ा किया था वहां से, तो रामकृपाल यादव ने बगावत कर दी थी। और उस वक्त बगावत के सुर उनके निकले, और उसके बाद जो है अंततः रामकृपाल यादव जिस जाति से आते हैं, यादव समाज, वहां पर यादवों का वर्चस्व है। यादव का वोट अधिक है, करीबन 4 लाख के आसपास यादव की संख्या वहां बताई जाती है। और यादव जो है वो वहां पर एक वर्चस्व की लड़ाई है। यादव और भूमियार वहां पर अधिक की संख्या में है, और यादव और भूमियार और राजपूत, ये 3 जातियों का वहां पर बोलबाला है। और जिस तरीके से, क्योंकि रामकृपाल यादव समाज से आते हैं तो यादव का वोट उन्हें मिलता है, लेकिन बाकी जातियों की बात करें तो बाकी जातियों का वोट इसलिए मिलता है वहां पर क्योंकि वो खास तौर पर बीजेपी से आते हैं, और बीजेपी स्वर्णों के लिए जाना जाता है। तो बीजेपी स्वर्ण जाति और स्वर्ण समाज के जो वोट है वो बीजेपी के नाम से उन्हें मिल जाता है, तो इसका फायदा उन्हें हो जा रहा है। लेकिन 2-3 बार से जो है, कहीं ना कहीं 2 बार से मीशा भारती वहां से हार रही है। लेकिन अभी तक इंडिया गठबंधन से भले ये पाटलिपुत्र जो है संसदीय क्षेत्र, वो आरजेडी के खाते में गया है, जो सीट बंटवारे हुए हैं, लेकिन अभी तक उम्मीदवारों की नाम की घोषणा नहीं हुई है। लालू प्रसाद यादव डायरेक्ट सभी को अपने आवास पर बुला रहे हैं, 10 सर्कुलर रोड आवास पर, और रावड़ी आवास पर सभी को टिकट दिया जा रहा है। जो लोगों के नंबर आ जा रहे हैं उन्हें बुलाकर टिकट और सैंबल पार्टी का दे दिया जा रहा है। लेकिन अभी भी मीशा भारती को लेकर संशय बरकरार है, क्योंकि आखिरी फेज में चुनाव है, 7वें चरण में वहां फेज में चुनाव होगा। इसी वजह से लालू प्रसाद यादव वक्त और समय ले रहे हैं कि अगर कोई रामकृपाल यादव को टक्कर दे सकता है तो कोई दूसरा यादव से आ सकता है। या तो उन्हीं के विधायक भाई वीरेंद्र का भी नाम था, और जो उन्हीं के पार्टी के विधायक है दानापुर से, एक मनेर से विधायक है भाई वीरेंद्र, और दानापुर से जो विधायक हैं वो रीतलाल यादव हैं। तो रीतलाल यादव भी रेस में थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो खबरें निकल कर आ रही हैं, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि मीशा भारती फिर से वहां से उम्मीदवार हो सकती है। तो ये संशय अभी बरकरार है, क्योंकि 7वें फेज में चुनाव है। राजधानी पटना में बिहार की बात करें तो बिहार के जो 5 चरणों में चुनाव होने हैं वो अंतिम फेज में होने हैं। पटना से सटे आरा, बक्सर और पटना में, तो ये सब इलाका जो है, पटना साहिब, ये पाटलिपुत्र, ये सब संसदीय क्षेत्र में जो चुनाव होने हैं वो 7वें फेज में होने हैं काजल। इसलिए लालू प्रसाद यादव भी वक्त और समय का इंतजार कर रहे हैं इसी वजह से। लेकिन रामकृपाल यादव का पूरी तरीके से कंफर्म टिकट हो चुका है। जो एनडीए की तरफ से घोषणा भी की गई है उसमें रामकृपाल यादव की नामों की घोषणा हो चुकी है। और रामकृपाल यादव ने हाल में ही अपने जश्न भी बनाए थे, होली के दिन काफी खुश नजर आए थे, क्योंकि होली के ठीक 2 दिन पहले ही इस बात की औपचारिक ऐलान दिल्ली में हो गई थी। और विनोद तावड़े जो बिहार प्रभारी हैं बीजेपी के, उन्होंने औपचारिक ऐलान कर दिया था कि कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा, किसके खाते में कौन सीट जा रहा है, ये सब कुछ तय हो गया है। लेकिन इंडिया गठबंधन के अंदर काजल अभी भी संशय बरकरार है, और सीट को लेकर जो फॉर्मूला है वो तैयार जरूर हो गया, लेकिन उम्मीदवारों की नाम की घोषणा नहीं, बल्कि सीधा बुलाकर उन्हें टिकट दिया जा रहा है काजल जी। संजय, लगातार जो, अगर ये सारी चीजें तो है सही है, लेकिन अगर हम सूत्रों की बात करें संजय, तो सूत्र लगातार ये कह रहे हैं कि मीशा भारती फिर से आ सकती है। मगर सवाल यहाँ पे बड़ा ये है कि पहले ही मीशा भारती को एक बार रामकृपाल यादव पछाड़ चुके हैं, और फिर से मीशा भारती को मैदान में, चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी, ऐसा सूत्रों का मानना है। इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो आने वाला समय तय करेगा। लेकिन संजय, क्या जनता क्या चाहती है? क्या मीशा भारती इस बार परचम लहरा पाएगी संजय?
देखिए कुछ क्षेत्रों में जब अभी हाल में ही हमने 2 दिन पहले रिपोर्टिंग की थी। पाटलिपुत्र जो संसदीय क्षेत्र है, वहां पर एक रामजी चक गांव है दीघा के इलाके में। वहां पर अभी भी विकास की गंगा नहीं बल्कि नाले की गंगा बह रही है, नाले की पानी बह रहे हैं, सड़क नहीं है, जो स्ट्रीट लाइट होना चाहिए पोल पे वो नहीं है, लोगों के घर तक जो सरकार की योजना है उसका लाभ नहीं मिल पाया है। और चाहे वो नल जल योजना हो, सरकार की जो पेंशन योजना हो, या कह सकते हैं कि किसी के राशन कार्ड नहीं बने हैं, जो सरकार की जो योजनाएं केंद्र सरकार की है उसका लाभ वो नहीं ले पा रहे हैं, ना ही राज्य सरकार का लाभ ले पा रहे हैं। करीबन 2000 यादव घर है वहां पे यादव समाज का, लेकिन अभी भी यादव समाज के इलाके में कहीं ना कहीं जो है अभी भी वहां पर विकास नहीं पहुंची है। बरसात के मौसम में वहां सड़कें नहीं होने की वजह से जो नहर का पानी है और बगल में गंगा जी है, तो गंगा का जल स्तर जब बढ़ता है तो उस इलाकों में बाढ़ की समस्या हो जाती है। मतलब जल जमाव की समस्या हो जाती है और लोग पलायन करने पर मजबूर हो जाते हैं। चाहे वो दियर के इलाके में अगर आते हैं, तो दियर के इलाकों में जो है वो बाढ़ की समस्या से जरूर उत्पन्न होते हैं। अब लेकिन थोड़ा संसाधन बढ़ा है क्योंकि जब से गंगा पथवे बना है, अटल पथ बना है, तो लोगों को आने जाने का सुगम रास्ता जरूर बन गया है। लेकिन लोगों की समस्या सबसे बड़ी मूलभूत है कि बाढ़ के सीजन में, बाढ़ के मौसम में लोगों को पलायन करने पर मजबूर हो जाते हैं। जो सरकार की योजना है उसका लाभ वहां तक नहीं पहुंच पाता है। कागजों पर भले दिखाई देता है कि ये लाभ उन्हें मिल रहा है, लेकिन जमीन पर कुछ और होता है। चाहे वो आवास योजना हो या राशन कार्ड हो, जब हमारे कैमरे वन लाइव इंडिया की टीम पहुंची, तो उस वक्त लोगों का ये कहना था कि हम रामकृपाल यादव कौन है हम पहचानते भी नहीं है। यानी सांसद महोदय को आज तक उन्होंने देखा तक नहीं है, नाम तो दूर की बात है, नाम से भी नहीं जानते हैं। लेकिन जब वो अपने मुखिया को जरूर पहचानते हैं, विधायक को पहचान रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विधायक और जो सांसद हैं दोनों नदारत हैं। चुनाव के समय हाथ जोड़कर दरवाजे पर जरूर वोट मांगने पहुंचते हैं, लेकिन नजर नहीं आते हैं। कहीं ना कहीं उनका इशारा ये था कि सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर हम लोग वोट जरूर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो सांसद होते हैं वो एक बार आते हैं तो दोबारा जीत कर जाने के बाद वो फिर से नहीं आते हमारे दरवाजे पे। लेकिन रामकृपाल यादव अच्छे छवि के नेता हैं, ये कहा जाता है। कुछ इलाकों में उनकी प्रशंसा जरूर होती है, लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जो अभी तक पिछड़ा हुआ है और वंचित है, क्योंकि जो उनको जो लाभ मिलना चाहिए सरकार का, वो लाभ नहीं मिल पाता है। इसके वजह से उनके अंदर नाराजगी है। तो ऐसे में कहीं न कहीं चाहे वो मीशा भारती हों या रामकृपाल यादव हों, अगर कोई भी सांसद अगर जीत कर जाता है, तो वो उम्मीद लगाकर ये ज़रूर बैठते हैं कि हम अपने सांसद से ज़रूर मिले, दोबारा जीत कर जाएँ। उनकी जो समस्या है मूलभूत, उनकी समस्या का समाधान हो। अगर उनके जाने के बाद अगर उनकी मुलाकात नहीं होती है, तो उन्हें काफ़ी ठेस पहुँचता है कि चुनाव के वक़्त ये लोग ज़रूर आते हैं, लंबे-लंबे वादे करते हैं, लंबी-लंबी बातें करते हैं, लेकिन चुनाव जीत के जाने के बाद जो है सारे वादे जो है भूल जाते हैं और उसके बाद पहचानते तक भी नहीं है। ये लोगों की मूलभूत समस्या है, परेशानियां हैं, और वहां पर बरसात के मौसम में खास तौर पर लोगों को काफी कठिनाइयां होती हैं। जब बच्चों को स्कूल जाना होता है, क्लास करने, किसी को अगर ऑफिस जाना होता है, तो वो अपना उस आशियाना को छोड़कर दूसरे आशियाना बनाते हैं सड़क के किनारे और वहीं पर गुजर बसर करते हैं। काजल जी, जाहिर सी बात है संजय कि अगर जनता एक मतदाता की जो छवि, एक मतदाता जो होता है, मतदाता की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, और मतदाता जब नदारत हो तो ऐसे में सांसद और जो भी है उन्हें अपने क्षेत्र में काम करने की ज़रूरत है। खैर ये तो उनका मसला है, लेकिन मसला यहाँ पे ये भी है संजय की ज़रूरत यहाँ पे मीशा भारती, चूँकि संजय मीशा भारती भी एक बार हार चुकी हैं और इससे पहले लालू यादव भी रामकृपाल के सामने पछड़ चुके हैं। तो ऐसे में महागठबंधन का अगला चेहरा कौन हो सकता है? क्योंकि सवालों के घेरे में लगातार महागठबंधन है, सारे पत्ते खोल दिए हैं भाजपा ने, एनडीए ने, लेकिन अब तक बिहार में भी महागठबंधन ने अपने पत्ते खोलना शुरू नहीं किए हैं। जो पत्ते खोल रहे हैं वो तो खैर सवालों के घेरे में है ही, लेकिन इस वक्त पाटलिपुत्र में अगर मीसा भारती नहीं, अगर लालू यादव नहीं, तो और कौन हो सकता है संजय? देखिए लालू प्रसाद यादव हर कदम फूक फूक कर चल रहे हैं।
वो चाहते हैं कि जो भी हम उम्मीदवार उतारें, वो जीत कर आएँ। हर जाति के ऐसे लोगों को वो समीकरण तैयार कर रहे हैं कि जिसकी जनसंख्या अधिक होगी, वहाँ पर उसी की भागीदारी दे रहे हैं। चाहे वो किसी भी संसदीय क्षेत्र को आप देख लें, तो उसी आधार पर जो है लालू प्रसाद यादव उम्मीदवार उतार रहे हैं। अभी जमुई का ही हाल देख लें, तो अर्चना रविदास को दिया गया है, जहाँ पर चिराग पासवान के बहनोई को कांटे की टक्कर दे सकती हैं। वहीं अशोक महतो को भी जो है कह सकते हैं कि कह सकते हैं कि माफ कीजिएगा, जमुई जो है अशोक अर्चना रविदास को दिया गया है, और जो बाकी जो सीटें हैं वो बड़ी फूक-फूक पर लालू प्रसाद यादव जो है टिकट दे रहे हैं और बाँट रहे हैं। जिस समझदारी से और सूझबूझ से वो काम कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम जितने भी उम्मीदवार अगर मैदान में उतार रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा जीत कर आएँ, कि कम से कम जो लोकसभा में हमारे जो सांसद हैं वो जीत कर जाएँगे, तो विपक्ष की आवाज़, और सत्ता पक्ष में आते हैं तो सत्ता पक्ष की आवाज़ ज़रूर मजबूती से सदन में रखने का काम करेंगे। और वो चाहते हैं कि बिहार में इंडिया गठबंधन 40 में से 40 सीटें जीते। इसको लेकर लालू प्रसाद यादव खुद इस बार मैदान में हैं और रणनीति बना रहे हैं। पिछले बार लालू प्रसाद यादव भले चुनाव में नहीं थे, वो जेल में थे और उनकी सेहत भी ठीक नहीं थी, लेकिन इस बार लालू प्रसाद यादव खुद मोर्चा संभाल रखे हैं और अपने हाथों से ही जितने भी कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं, उन्हें टिकट देने का काम कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा फैक्टर है कि लालू प्रसाद यादव हर चाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। लालू प्रसाद यादव और 10 सर्कुलर रोड आवाज से लालू प्रसाद यादव बहुत ही सूझबूझ और समझदारी से टिकट बांटने का काम कर रहे हैं। इसी वजह से देर हो रही है। वो भी देख रहे हैं कि 7वें चरण में चुनाव है और 7वें फेज में जब चुनाव होगा, उससे पहले हम जो उम्मीदवार हैं उनके नाम की घोषणा करें। तो सीधे तौर पर कह सकते हैं मीशा भारती ही हैं, लेकिन ये सूत्र हैं, औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है काजल, इसलिए अभी कुछ भी कहना मुश्किल होगा। लेकिन एनडीए गठबंधन ने अपना उम्मीदवार पूरी तरीके से मैदान में उतार चुका है और वो अब चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। तो ऐसे में जो 4 सीटों पे मतदान होने हैं पहले चरण में 19 अप्रैल को, उसमें से नवादा है, जमुई है और तमाम उन संसदीय क्षेत्र हैं जहां पर वहां की जनता जो है वो वोट करेगी। तो उसका इंतजार बेसब्री से अब जनता को भी है, और कि हम अपने सांसद सही तरीके से चुने और चुनकर हमारे जो क्षेत्र है संसदीय क्षेत्र, उसका विकास हो सके। तो इस विकास की गति को आगे बढ़ाया जा सके बिहार में और पूरे देश में, इसकी चिंता अब जनता को भी सता रही है कि हमने अब देख लिया है, अब अगली बार दूसरे को या तीसरे को, किसी और को मौका देंगे या क्या पुराने चेहरे को मौका देंगे। एक 4 जून को ये जब नतीजे आएंगे काजल, तब पता चल पाएगा कि आखिर क्या फैक्टर रहा सरकार का, जो मतदाता हैं वो क्या चाहते हैं। जी जी संजय, जाहिर सी बात है कि वो तो ये सारी चीज़ें तो वक्त ही तय करेगा कि किस तरीके से चीज़ें जो है वो किस तरीके से जारी रहेंगी। और लगातार ये चीज़ें जो है सामने आ रही है कि मीशा भारती ही जो है उन्हें ही उम्मीदवार बनाया जाएगा महागठबंधन का। इस तरीके की चीज़ें सूत्रों के हवाले से ही सामने आ रही है, लेकिन सूत्र कब सत्य हो जाए ये तो वक्त ही तय करता है। लेकिन रामकृपाल यादव पे चलते चलते आपसे आखिरी सवाल होगा संजय, कि रामकृपाल यादव पिछले 2 पारियों से सांसद रहे हैं और ये तीसरी पारी उनकी, तीसरी बार उनको मौका मिला है। तो ऐसे में भाजपा का भरोसा बहुत ही ज्यादा इस पुराने चेहरे पे है। क्या जनता को ये पुराना चेहरा चाहिए? क्या जनता चाहती है कि रामकृपाल फिर से संसद बने? क्या इस तरीके की चीजें जनता चाहती है रामकृपाल यादव से? संजय देखिए, इस बार कांटे की टक्कर है हर संसदीय क्षेत्र पर, बल्कि पाटलिपुत्रा नहीं, पटना साहिब भी काफी जो है कांटे की टक्कर है, और जो उम्मीदवार मैदान में उतारे जाएंगे उसके आधार पर लोग वोट करेंगे। इस बार नरेंद्र मोदी का चेहरा तो लोग जरूर देख रहे हैं, लेकिन अपने सांसद का भी चेहरा देख रहे हैं कि जो जीत कर जाते हैं वो दोबारा क्यों नहीं आते, इसके पीछे की वजह क्या है। कई जगहों पर नोटा दबाने की बात कह रहे हैं कि हम नोटा दबाएंगे, कई जगहों पर तो बैनर पोस्टर भी लगा दिए गए हैं कि इस बार अपने सांसद को अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में नहीं घुसने देंगे और नोटा दबाएंगे। यानी कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी जो है, जो चीज के लिए वो जीत कर जाते हैं, जो वादे करके जाते हैं, उस वादों को वो पूरा नहीं कर पाते हैं, इसके वजह से उनकी नाराजगी है। ऐसी कई तस्वीरें बिहार के कई जिलों से आई हैं जहां पर लोगों के अंदर आक्रोश है, गुस्सा है। पटना की ही बात कर ले तो पटना के पाटलिपुत्र में भी जो रामजी चक गांव है, जहां हमने रिपोर्टिंग की जमीनी स्तर पर, वहां की स्थिति जानी, वहां पर लोगों ने यही मन बनाया कि इस बार जो है
नोटा दबाएंगे, अपने सांसद को वोट करके नहीं जिताएंगे, क्योंकि वो वादे जरूर कर जाते हैं और वही स्थिति बनकर जाती है। ये लोग सिर्फ जो है टेंडर करा लेते हैं जमीन कागजात पर, लेकिन जमीन पर नहीं उतरता है कामकाज, जिसे आम नागरिक जो है, आम जनता है, उन्हें कभी कठिनाइयां होती है। कई ऐसे इलाके हैं जो पाटलिपुत्र के इलाके में ग्रामीण इलाका पड़ता है और ग्रामीण इलाकों में अभी भी विकास नहीं पहुंच पाया है। भले सरकार ने, बिहार सरकार ने पुल पुलिया बनवा दिए हों, सड़कें अच्छी कर दी हो, लेकिन सड़कें अच्छी होने से वो जो है जनता को और जो लाभ चाहिए, जो शिक्षा है, रोजगार है, महंगाई है, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर इस बार जनता वोट करेगी और साफ तौर से कहीं न कहीं जनता का मूड बदला हुआ नजर आ रहा है। इस बार वोटर जो हैं वो पूरी तरीके से साइलेंट मूड में हैं और अपने साइलेंट वोट पे किसका बटन दबाएंगे ये 4 जून को जब नतीजे आएंगे काजल, तभी पता चल पाएगा। लेकिन जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि वहां से आरजेडी के उम्मीदवार मीसा भारती ही होगी, क्योंकि 2 बार वो हार चुकी हैं, तीसरी बार अपनी किस्मत आजमाने के लिए फिर से मैदान में होंगी। एक वक्त में वो चाचा कहते थे मीसा भारती रामकृपाल यादव को, और चाचा और भतीजे के बीच कांटे की टक्कर 2 बार से रही है, तीसरी बार भी देखने को मिल सकती है काजल। जी संजय, जाहिर सी बात है, इन सारी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये है सफ़रनामा, तो हमने आपको पहले ही बता दिया 2008 से किस तरीके से पाटलिपुत्र में चुनावी चीज़ें और चुनावी मैदान में लोग उतरते आए हैं और लगातार जो है 2 पारियों से रामकृपाल यादव विजयी होते आए हैं और इनके साथ लालू प्रसाद यादव को भी पछाड़ा था रामकृपाल यादव ने, और फिर मीसा भारती की भी बारी पछड़ने में आई थी। लेकिन इस बार सूत्र जो बता रहे हैं कि महागठबंधन की ओर से जो है मीसा भारती ही उम्मीदवार उतारी जाएंगी। लेकिन अभी बड़ा सवाल है कि आखिर मीसा भारती उतारी जाएंगी या नहीं जाएंगी, ये तो आने वाला समय तय करेगा। लेकिन और भी कई ऐसे चेहरे हैं जो लाइन में है और इंतजार में है कि उन्हें पाटलिपुत्र मिले। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन इसी समय पे कल एक और नया सफरनामा देखने के लिए हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। नमस्कार।